ठंड में आसमान और खाई के बीच लटकता पहाड़ों पर घर और रसोई। दिसंबर की काली रात थी। पहाड़ों पर बर्फ का तूफान जारी था। किशोरी लाल के घर के आंगन में अंगीठी जल रही थी, जिसके चारों तरफ पूरा परिवार सिमटा हुआ था। ठंड हड्डियों को गला रही थी। बहुओं, आज ठंड कुछ ज्यादा ही जानलेवा है। जरा अदरक वाली चाय तो बना लाओ, हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे हैं। जी माँ जी, अभी लाई। अंजलि, जरा तुम अंदर से गुड़ ले आना। आज चाय में गुड़ और काली मिर्च दोनों डालेंगे, तभी शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी। राघव आसमान की ओर देखकर चिंता में। बापू, आसमान का रंग देखिए। लगता है आज रात भारी बर्फबारी होने वाली है। जंगल की तरफ से हवाएं भी बहुत तेज आ रही हैं, जैसे कोई चीख रहा हो। हवा का रुख सही नहीं है राघव, और ध्यान से सुनो, जानवरों की आवाजें भी बंद हो गई हैं। जंगल खामोश है। ये किसी बड़े खतरे का संकेत है। बापूजी, मुझे तो डर लग रहा है। कल रात मैंने सपने में देखा था कि सब कुछ सफेद हो गया है। अरे पगली, यहाँ पहाड़ पर सब कुछ सफेद ही होता है। डरा मत, वैसे ही ठंड से दांत बज रहे हैं। तभी अचानक जमीन के नीचे एक भारी कंपन महसूस हुआ। चाय के कप हिलने लगे और छत से बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा धड़ाम से आंगन में आ गिरा। चिंटू डरकर अपनी मां मीना की गोद में छिप गया। भैया, ये क्या था? क्या भूकंप आया है? धरती कांप रही है। वही सोहन कान लगाकर जमीन की आवाज सुनता है। नहीं, ये भूकंप नहीं है राजू, ये तो कदमों की आवाज है। बहुत भारी कदमों की आवाज, जैसे सैकड़ों दैत्य एक साथ हमारी तरफ दौड़ रहे हों। वो देखो, भोला भैया दौड़ते हुए आ रहे हैं। उनका चेहरा तो देखो, जैसे भूत देख लिया हो। काका, भागो, जल्दी भागो, अनर्थ हो गया। सांस ले भोला, क्या हुआ? साफ साफ बता। हाथियों का झुंड। जंगल से पागल हाथियों का झुंड गांव की तरफ आ रहा है। ठंड और भूख ने उन्हें पागल कर दिया है। वो सब कुछ रौंदते हुए आ रहे हैं। शर्मा जी की दीवार गिरा दी उन्होंने। भोला की बात पूरी होते ही दूर से चिंघाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। पूरा घर दहशत में आ गया। सब लोग जल्दी करो, घर का मोह छोड़ो, बस जो मिले वो गर्म कपड़े और सूखा राशन उठाओ। हमें अभी निकलना होगा। हे भगवान, इतनी रात को इस तूफान में हम कहाँ जाएंगे? मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मैंने पाई पाई जोड़कर इसे बनाया था। माँ, ये रोने का वक्त नहीं है। जान रही तो घर फिर बन जाएगा। चलो जल्दी। वो देखो, वो हमारी बाड़ तोड़ रहे। सुमन, रेखा, जल्दी करो, बच्चों को रजाई में लपेटो। चिंटू, मेरा हाथ मत छोड़ना। बापू, नीचे जाने का रास्ता बंद है। हाथियों ने नीचे वाली सड़क घेर ली है। हम घिर गए हैं। तो हम ऊपर जाएंगे, उस बर्फीली चोटी की तरफ। हाथी भारी होते हैं, वो खड़ी चढ़ाई और फिसलन वाली बर्फ पर नहीं चढ़ पाएंगे। वही एक जगह सुरक्षित है। चलो। पूरा परिवार उस जानलेवा ठंड और बर्फबारी के बीच पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़ने लगा। बर्फ में पैर धंस रहे थे और सांस फूल रही थी। जल्दी पैर चलाओ, वो ठीक हमारे पीछे हैं। अगर रुके तो हम बर्फ में दब जाएंगे या हाथी हमें कुचल देंगे। मेरा घर देखिए जी, उन्होंने हमारी रसोई तोड़ दी। सब खत्म हो गया राघव जी। नीचे मत देखो मीना, बस ऊपर देखो। हमें चिंटू को बचाना है। मुझसे और नहीं चला जाएगा दीदी, मेरे पैर जम गए हैं। मुझे यहीं छोड़ दो। हिम्मत मत हार अंजलि, बस थोड़ा और, हम पहुंचने ही वाले हैं। अगर तू रुकी तो हम सब रुक जाएंगे। हाफते हुए वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। यहाँ दो चट्टानों के बीच एक गहरी खाई थी। सामने सुरक्षित जगह थी, लेकिन वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। बापूजी, यहाँ तो हम वैसे ही मर जाएंगे। आगे गहरी खाई है और पीछे हाथी। हम फंस गए हैं। फंसे नहीं है बेटा, रास्ता बनाएंगे। राघव, मोहन, सोहन, वो देखो देवदार के पेड़, उन्हें काटो। हम पुल बनाएंगे। पुल? इस तूफान में और इस अंधेरे में? हाँ, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें अपनी जान बचाने के लिए इस खाई को पार करना ही होगा। काम शुरू करो। बर्फीले तूफान के बीच भाइयों ने लकड़ियां काटी और बहुओं ने साड़ियों और रस्सियों को जोड़कर पुल बनाना शुरू किया। विनोद, उस तरफ से कसकर पकड़ना। अगर गांठ ढीली हुई तो हम सब सीधे खाई में जाएंगे। मैं पकड़े हुए हूँ भैया, आप फिक्र मत करो। सुनो, हम अपनी झोपड़ियां उस सुरक्षित चट्टान पर बनाएंगे, लेकिन रसोई हम इसी तरफ, इस लटकते हुए हिस्से पर बनाएंगे।
ऐसा क्यों बापूजी? खाना बनाने के लिए हमें बार बार ये हिलता हुआ पुल पार करना होगा। ये तो बहुत खतरनाक है। बापू सही कह रहे हैं बहू। हमारी झोपड़ियाँ सूखी घास और लकड़ी की होंगी। यहाँ हवा बहुत तेज है। अगर चूल्हे की एक चिंगारी भी उड़ी तो हम सब सोते हुए जिंदा जल जाएंगे। आग को सोने की जगह से दूर रखना ही समझदारी है। रात भर की मेहनत के बाद खाई के ऊपर एक लटकती हुई रसोई और चट्टान पर झोपड़ियां तैयार हो गई। सब थके हारे अलाव के पास बैठे थे। पानी गला सूख रहा है। किसी के पास पानी है? नहीं रेखा, बोतल खाली है। और यहाँ तो बर्फ भी पत्थर जैसे सख्त है, पिघलने में घंटों लगेंगे। नदी तो पाताल में है, लेकिन मुझे नीचे कुछ चमकता दिख रहा है। शायद जमी हुई नदी की बर्फ है। मैं नीचे जाता हूँ। खबरदार राजू, नीचे बहुत फिसलन है और कोहरा भी है। बापू, प्यास से तड़प कर मरने से अच्छा है कोशिश करना। भैया, रस्सी को कस के पकड़ना। ध्यान से जाना राजू, एक झटका लगा तो तुम सीधे पत्थरों पर गिरोगे। राजू रस्सियों के सहारे नीचे उतरा और बर्फ तोड़कर बाल्टी भरकर ऊपर लाया। उस बर्फीले पानी ने सबकी जान बचाई। कुछ दिन बीत गए। ठंड और भूख ने सबको कमजोर कर दिया था। तभी एक रात मीना का बेटा चिंटू तेज बुखार से तपने लगा। बापूजी, चिंटू का शरीर तो तवे जैसा जल रहा है। ये आंखें भी नहीं खोल रहा। इसे निमोनिया हो गया है शायद। कुछ कीजिए बापूजी। मैं क्या करूं बहू? मेरे पास जो कारा था वो खत्म हो चुका है। यहाँ इस पहाड़ पर न डॉक्टर है न वैद्य। मैं नीचे गांव जाता हूँ, शायद किसी टूटे घर में कोई दवा मिल जाए। नीचे जाना मौत को दावत देना है राघव। हाथी अभी भी वहीं घूम रहे हैं। दवा के लिए गांव जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि नीलकंठी नाम की एक जड़ी बूटी इन बर्फीली चट्टानों के ठीक नीचे जंगल के मुहाने पर उगती है। वो गर्म तासीर की होती है। उससे चिंटू ठीक हो जाएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? बाहर अंधेरा है और जंगल जानवरों से भरा पड़ा है। अगर मैं नहीं गई तो चिंटू सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। मैं जा रही हूँ। रुक जाओ जिद्दी औरत, मैं भी साथ चलूंगा। तुम्हें अकेले भेड़ियों के हवाले नहीं छोड़ सकता। मोहन और रेखा रस्सियों के सहारे नीचे जंगल की सीमा पर उतरे। चारों तरफ सन्नाटा था। रेखा बर्फ हटाकर जड़ी बूटियां तलाशने लगी। मिल गई, यही है नीलकंठी। मोहन, थैली लाओ। रेखा, हिलो मत, बिल्कुल मत हिलना। क्या हुआ? सामने देखो, झाड़ियों के पीछे दो पीली आंखें। कोहरे के बीच से एक विशालकाय बर्फीला भेड़िया गुर्राते हुए बाहर निकला। वो शिकार के लिए तैयार था। हे भगवान, ये तो हम पर हमला करने वाला है। तुम मेरे पीछे आओ, मैं इसे रोकता हूँ। भागो रेखा। भेड़िया मोहन पर झपटा। मोहन गिर पड़ा और उसकी लाठी दूर जा गिरी। तभी देखा कि नजर पास पड़े चीड़ के सूखे तनों पर पड़ी। मोहन, हटो वहां से। रेखा ने अपनी शॉल में आग लगाई और पूरी ताकत से जलती हुई शॉल भेड़िए के मुंह पर फेंक दी। जा, भाग यहाँ से। आग की लपटों से घबराकर भेड़िया पीछे हटा और जंगल में भाग गया। दोनों हाफते हुए ऊपर वापस आए। तुम सही सलामत हो? चिंटू ने काढ़ा पी लिया है। उसका बुखार उतर रहा है। तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया रेखा। जान तो बच गई थी, लेकिन अब पेट की आग बुझाना बाकी था। राशन का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। बापू, अब क्या खाएंगे? बर्फ? भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। किशोरी भाई, मेरे पास मूली और शलजम के कुछ बीज हैं। भागते वक्त यही हाथ लगे थे। ये ठंड में भी उग सकते हैं, लेकिन क्या काका? लेकिन जमीन बर्फ जैसी ठंडी है। बीज डालते ही मर जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं उग सकता। सावित्री चूल्हे की तरफ देखते हुए आंखों में चमक के साथ, राख, हमारे पास राख है। राख? राख से क्या होगा माँ जी? अरे पगली, चूल्हे की ताजी राख गर्म होती है। अगर हम मिट्टी में गर्म राख और सूखी पत्तियां मिला दें तो जमीन की ठंडक कम हो जाएगी, बीज को गर्मी मिलेगी। सावित्री, तेरी अकल का जवाब नहीं। चलो बेटो, बर्फ हटाओ, हम आज ही खेती शुरू करेंगे। पूरे परिवार ने मिलकर बर्फ हटाई और राख मिलाकर खेती की। उन्होंने बीजों को पुरानी बोरियों से ढक दिया। कुछ हफ्तों बाद, दीदी दीदी जल्दी आओ, जादू हो गया। क्या हुआ अंजलि? क्यों शोर मचा रही है? देखो, बर्फ के बीच हरे पत्ते, मूली उगाई है। उस रात लटकती हुई रसोई में मूली के पत्तों का साग बना। चूल्हे की रोटियां
और साग का स्वाद उन्हें किसी शाही दावत से कम नहीं लगा। सच कहता हूँ माँ, ऐसा स्वाद तो कभी गांव के पक्के घर में भी नहीं आया। इसमें हमारी मेहनत और जीत का स्वाद है। सर्दी खत्म हो रही थी और बसंत की आहट थी। एक सुबह पूरा परिवार पहाड़ के किनारे खड़ा होकर नीचे देख रहा था। कोहरा छट चुका था। बापू, वो देखिए, हमारा गांव। हे राम, वहां तो कुछ बचा ही नहीं। जहां उनका गांव था वहां ऊपर से एक बहुत बड़ा पहाड़ खिसक कर गिर चुका था। पूरा गांव मलबे के नीचे दब गया था। मैं अब समझा, अब सब समझ में आया। क्या समझ गए बापू? वो हाथी, वो हमें मारने नहीं आए थे मोहन। जानवरों को कुदरत का इशारा पहले मिल जाता है। उन्हें पता था कि ये पहाड़ गिरने वाला है। वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भाग रहे थे। और अनजाने में उन्होंने हमें भी यहाँ खदेड़ दिया। हम जिन्हें दुश्मन समझ रहे थे वो तो हमारे रक्षक निकले। अगर वो हमला ना करते तो हम घर के मुंह में वही रुके रहते और आज सब मलबे के नीचे दबे होते। तो बापूजी, अब हम क्या करेंगे? नीचे तो जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हम नीचे क्यों जाएंगे? देखो, हमने इस बंजर बर्फीले पहाड़ को अपना घर बना लिया है। हमने यहाँ पुल बनाए, पानी ढूंढा, खेती की। ये लटकता हुआ घर अब हमारी पहचान है। सही कह रहे हैं बापू, हम यहीं रहेंगे और जंगल को फिर से हरा भरा करेंगे ताकि धरती फिर कभी न खिसके। उस दिन उन्होंने अपने नए घर का नाम रखा स्वर्ग शिखर। वे समझ चुके थे कि मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे जोड़ने आती है। उस लटकती हुई रसोई का चूल्हा आज भी जल रहा है, जो उनकी एकता और संघर्ष की निशानी है। किस्मत जब करवट बदलती है तो रजाई मखमल की हो या टाट की, ठंड बराबर लगती है। गुजरात के कच्छ के रण में जहां तक नजर जाए सिर्फ सफेद नमक फैला है। ये सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही सांसें शोर जैसी लगती हैं। दिन में यहां सूरज आग बरसाता है और रात में बर्फीली हवाएं हड्डियों को जमा देती हैं। इसी वीराने में एक टूटे हुए टेंट के अंदर कुछ सिसकियों की आवाज आ रही है। कल तक जो परिवार शहर की रंगीन रोशनियों में जगमगा रहा था, मखमली बिस्तरों पर सोता था, आज वो इस नमक के सफेद कफन जैसे रेगिस्तान में खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहा है। वक्त ने ऐसी पलटी मारी है कि शहजादे अब मजदूर बनने को मजबूर है। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? कल तक मेरा बेटा राजकुमार था और आज हम भिखारियों की तरह यहाँ पड़े हैं। मेरे गले से पानी का एक घूंट नहीं उतर रहा। विक्रम बेटा, देख तेरी बहनों का क्या हाल है। इनकी तो अभी उम्र ही क्या है ये सब देखने की। माँ, मैं क्या देखूं? मेरे खुद के हाथ बंधे हैं। चाचा जी ने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा सिवाय इन कपड़ों के। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ। भैया, मेरा फोन भी डेड हो गया है। यहाँ चार्जिंग तो छोड़ो, पीने का साफ पानी तक नहीं है। मेरा गला सूख रहा है। मुझे एसी की आदत है। मैं इस गर्मी और ठंड में मर जाऊंगी। हमें वापस घर ले चलो प्लीज। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। दीदी, शांत हो जाओ। अब वो घर हमारा नहीं रहा। हमें यहीं रहना होगा। रोने से प्यास और बढ़ेगी। अनन्या बेटी, तू क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है? तू अभी नई नई आई है, तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी। अपने मायके लौट जा। हम बर्बाद हो चुके हैं। तू बच्चा, तेरा भविष्य अभी बाकी है। माँ जी, पिताजी ने विदाई के वक्त कहा था डोली जा रही है, अब अर्थी ही उठेगी। मैं इस घर में रिश्ता जोड़ कर आई हूँ, कोई बिजनेस डील करके नहीं। जब तक मेरी सांस है मैं आप लोगों को बिखरने नहीं दूंगी। मुसीबत आई है तो रास्ता भी निकलेगा। अनन्या, ये जज्बात पेट नहीं भरते। ये रन ऑफ कच्छ है। यहाँ सूरज की किरणें नमक से टकराकर आंखों को अंधा कर देती हैं। हमारे पास खाने को एक दाना नहीं है, जेब में 1 रुपया नहीं है। हम यहाँ सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हैं। विक्रम, जहाज समुद्र के पानी से नहीं डूबता। जहाज तब डूबता है जब वो पानी को अपने अंदर आने देता है। हम इस गरीबी को अपने मन के अंदर नहीं आने देंगे। अगर हालात बुरे हैं तो हम उन्हें बदलेंगे। हमारे पास दौलत नहीं है पर हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अनन्या की बातों में उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन विक्रम की आंखों में वो मंजर अभी भी ताजा था जो सिर्फ 3 दिन पहले घटा था। वो पल जिसने उनकी हस्ती मिटा दी थी, जब खुशियों के बीच बदकिस्मती ने बिना खटखटाए दरवाजा तोड़ा था। यादें किसी घाव की तरह ताजा थीं। रोक दो ये ढकोसला।
बंद करो ये शहनाई। भैया, अब इस हवेली पर, इस बिजनेस पर और तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है। किशन, ये तुम क्या कह रहे हो? आज मेरे बेटे की शादी है, मेहमानों के सामने ये क्या तमाशा है? आज तो शगुन का दिन है। तमाशा तो अब शुरू हुआ है बड़े भैया। तुमने जिन कागजों पर आंख मूंद कर साइन किए थे वो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स थे। तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है, बैंक बैलेंस, फैक्ट्री, जेवर, सब। और हां, शादी होगी, जरूर होगी, पर सड़क पर। किशन, मैंने तुझे बेटे की तरह पाला, अपनी थाली का निवाला तुझे दिया और तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। कम से कम बच्चों का तो लिहाज कर। व्यापार में भाई नहीं, मुनाफा देखा जाता है। तुम्हारे हिस्से में आता है वो पुश्तैनी गांव का बंजर नमक का पहाड़। अब निकलो यहां से, वरना धक्के मारकर निकलवाऊंगा। मुझे मेरी हवेली साफ चाहिए। हे भगवान, सगे भाई ने ऐसा किया? कलयुग आ गया है, अपना ही खून दुश्मन बन गया। उस एक पल ने राजा को रंक बना दिया। अनन्या की डोली महलों में नहीं बल्कि इस नमक के ढेर पर उतरी, लेकिन अनन्या ने रोने के बजाय अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। अगली सुबह रेगिस्तान की धूप ने उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। सूरज सिर पर चढ़ा और नमक तवे की तरह जलने लगा। भाभी, मेरी स्किन जल रही है। यहाँ कोई पेड़ भी नहीं है जिसकी छांव में बैठ सकें। हम यहाँ जानवरों की तरह कब तक रहेंगे? मुझे चक्कर आ रहे हैं। चिंकी, शिकायत करने से छत नहीं मिलेगी। हम अपना महल यही बनाएंगे, और वो भी इन्हीं चीजों से जो हमारे पास हैं। बस थोड़ा सब्र रखो। अनन्या, क्या मजाक कर रही हो? यहाँ मीलों दूर तक न ईंट है, न गारा, न लकड़ी। घर क्या हवा में बनेगा या रेत के महल बनाओगी? अनन्या जमीन पर बिखरे नमक के सख्त ढेलों को उठाती है और उसकी आंखों में चमक आती है। नहीं विक्रम, घर नमक से बनेगा। मैंने पढ़ा है कि नमक ऊष्मा का कुचालक होता है। ये इग्लू की तरह काम करेगा। राम काका पास से गुजरते हुए अपनी लाठी टेकते हैं, चेहरे पर झुर्रियां और तजुर्बा। अरे शहर की बहुरिया, क्या पागलपन है ये? यहाँ नमक में घर नहीं बनते, यहाँ तो इंसान नमक बन जाता है। लौट जाओ बिटिया, ये शापित जमीन है। यहाँ की हवा भी फेफड़े गला देती है। काका, शाप जमीन में नहीं, हमारी सोच में होता है। आप बस मुझे ये बताइए, क्या पुराने लोग बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल नहीं करते थे? विज्ञान तो वही है ना? हाँ बिटिया, करते तो थे। नमक गर्मी को रोकता है, पर इसका घर से क्या वास्ता? आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। बस काका, यही विज्ञान हमें चाहिए। हम सॉल्ट ब्रिक से घर बनाएंगे। विक्रम, पापा जी उठिए, हमें नमक की ईंटें काटनी होंगी। पिंकी, तुम गारा तैयार करो, हमें आज ही ये काम शुरू करना होगा। गांव वाले दूर खड़े होकर हंस रहे थे। किसी ने उन्हें पागल कहा, किसी ने मूर्ख, लेकिन अनन्या ने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और भारी कुदाल उठा ली। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए, खून रिसने लगा, पर वो रुकी नहीं। उसे देखकर विक्रम का सोया हुआ स्वाभिमान भी जाग उठा। 3 दिन और 3 रात की अटूट मेहनत के बाद रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ ऐसा खड़ा था जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। ये तो किसी हीरे के महल जैसा चमक रहा है। बाहर लू चल रही है, पर अंदर तो मंदिर जैसी ठंडक है। विश्वास नहीं होता कि ये नमक का ढेर है। वाह भाभी, ये तो नेचुरल एयर कंडीशनर है। आपने तो कमाल कर दिया। अब चिंकी दीदी को गर्मी नहीं लगेगी। सॉरी भाभी, मैंने बहुत नाटक किया। ये वाकई सुंदर है। आपने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। देखा, संसाधन कभी कम नहीं होते, बस नजर चाहिए होती है। ये नमक जिसे हम अपनी बदकिस्मती समझ रहे थे, आज हमारी छत बन गया। यही हमारी नई शुरुआत है। बिटिया, मैंने बाल सफेद कर लिए इस रेगिस्तान में, पर नमक का ऐसा रूप पहली बार देख रहा हूं। तू कोई साधारण बहू नहीं है, तू तो साक्षात लक्ष्मी है। घर तो बन गया, पर अब पेट की आग कैसे बुझेगी? हमारे पास पैसे नहीं हैं और राशन खत्म हो चुका है। कल रात से किसी ने कुछ नहीं खाया। पापा जी, हमारे पैरों के नीचे सफेद सोना है। हमें बस इसे सही बाजार तक पहुंचाना है।
हम नमक बेचेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। बाजार तक पहुंचने के लिए पहले इस सफेद सोने को पैदा करना था। अनन्या ने राम काका से नमक बनाने का तरीका सीखने की जिद की। अगले दिन सुबह सुबह राम काका पूरे परिवार को अगार नमक के खेत ले गए, जहां जमीन खोदकर खारा पानी निकाला जाता है और उसे क्यारियों में सुखाया जाता है। ये देखना जितना आसान था, करना उतना ही जानलेवा। राम काका खेत की मेड़ पर खड़े होकर एक बड़े लकड़ी के पाटा की तरफ इशारा करते हैं। देख बेटा विक्रम, इसे कहते हैं पाटा। जब सूरज की गर्मी से क्यारी का पानी भाप बनकर उड़ता है तो नीचे नमक के दाने जमने लगते हैं। हमें दिन भर नंगे पैर इस खारे पानी में खड़े होकर इस पाटे को चलाना पड़ता है, ताकि नमक के ढेले ना बने और दाने मोती जैसे निखरें। नंगे पैर? काका, ये पानी तो तेजाब जैसा खारा है, पैर जल नहीं जाएंगे? जलते तो हैं बेटा, इसे अगरिया के पैर कहते हैं। कहते हैं जब हम मरते हैं तो चिता में हमारे पैर जलते नहीं हैं, क्योंकि वो जीते जी नमक में इतना गल चुके होते हैं। पर पेट की आग बुझाने के लिए पैरों की जलन सहनी पड़ती है। अनन्या राम काका की बातें सुनकर सिहर उठती है, फिर झुककर नमक के पानी को छूती है। ये सिर्फ नमक नहीं, ये आपकी तपस्या है काका। विक्रम, पापा जी, हमें ये करना होगा। दस्ताने नहीं है तो क्या हुआ, हम अपनी हिम्मत पहनेंगे। जिस बाप ने बेटे की शादी के लिए अपना स्वाभिमान गिरवी रख दिया हो, उसके लिए पैरों का जलना क्या बड़ी बात है। चलो विक्रम, दिखा दो कि हम सिर्फ एसी कमरों के लायक नहीं हैं। और शुरू हुआ एक असली संघर्ष। विक्रम और दीनानाथ के शहर के नाजुक पैर जब उस खारे पानी में पड़े तो लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ गई हों। विक्रम की चीख निकलते निकलते रह गई, पर उसने अपने पिता को देखकर होठ भींच लिए। वो दिन भर कड़ी धूप में भारी पाटा खींचते रहे। सूरज ऊपर से आग बरसा रहा था और नीचे से नमक की सफेदी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। अनन्या और पिंकी भी पीछे नहीं थी। वे सूखी हुई क्यारियों से नमक के भारी तसले सिर पर ढो रही थी। ए भैया, अरे ऐसे नंगे हाथ नमक मत छुओ, गल जाएगा हाथ। ये लो, आग के पत्ते का लेप लगा लो। तुम शहर वाले हो, तुमसे ये मजदूरी नहीं होगी, खून निकल आएगा। शुक्रिया बहन, मजदूरी तो कर लेंगे, पर खरीदार कहाँ है? हमने 100 बोरी नमक जमा किया है। अगर ये नहीं बिका तो हम भूखे मर जाएंगे। इतना दर्द सहने के बाद अगर सही दाम नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। तभी धूल उड़ाती हुई एक जीप आती है। लखन उतरता है, उसके हाव भाव में गुंडागर्दी है। ओ शहरी बाबू, सुना है नमक का महल बनाया है, अब क्या नमक का अचार डालोगे? लाओ, आज का भाव 1 रुपया 50 पैसे है। बेचना है तो बेचो, वरना यहीं सड़ जाओगे। क्या 1 रुपये 50 पैसे? बाजार में तो 20 रुपए का भाव है। इतनी मेहनत के बाद हमें सिर्फ 1.5 रुपया। राम काका के पैर गल गए, मेरे हाथों में छाले हैं और तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो। मिस्टर लखन, हम अपनी खून पसीने की मेहनत को कौड़ियों के भाव नहीं बेचेंगे। ये व्यापार नहीं, शोषण है। और हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अरे मैडम जी, जबान संभाल के। यहाँ का राजा मैं हूँ, ट्रांसपोर्ट मेरा है, सड़क मेरी है। मेरे बिना तुम्हारा ये सफ़ेद सोना यहीं पड़ा पड़ा मिट्टी बन जाएगा। और सुन रामू, अगर तूने इनकी मदद की तो तेरी पेंशन बंद करवा दूंगा, दाने दाने को मोहताज कर दूंगा। तो सुन लो लखन, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। शेर शिकार करता है, पर इंसान दिमाग चलाता है। तुम सड़क रोक सकते हो, पर हमारी आवाज नहीं, हम झुकेंगे नहीं। लखन धमकी देकर चला गया। गांव वाले सहम गए, डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए। विक्रम भी हताश होकर जमीन पर बैठ गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन अनन्या का दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा था। उसने हार मानने के बजाय एक नई रणनीति बनाई, जो लखन की सोच से भी परे थी। गौरी दीदी, राम काका, आप सब डरिए मत। हम लखन को नहीं, सीधे दुनिया को अपना नमक बेचेंगे। वो हमें नहीं रोक सकता। पर बहुरिया, कैसे? वो सड़क पर पहरा बिठा देगा, हमारा नमक बाहर कैसे जाएगा? वो बहुत ताकतवर है। सड़क बंद है, पर इंटरनेट का हाईवे तो खुला है। गौरी दीदी, आप औरतों के साथ मिलकर जूट के सुंदर थैले बनाइए। हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे।
हमारी पैकिंग ही हमारी पहचान बनेगी। बिटिया, पर हम अनपढ़ लोग, क्या शहर वाले हमारा नमक लेंगे? उन्हें तो चमचमाती थैलियां पसंद हैं। काका, शहर वाले शुद्धता के लिए तरसते हैं। वो गुलाबी नमक कहाँ मिलता है जिसका जिक्र आप कर रहे थे? वो तो पहाड़ की उस दुर्गम ढलान पर है, चढ़ना मुश्किल है। वो सबसे शुद्ध, सबसे चमकीला है, पर लखन उसे कचरा समझता है, क्योंकि उसे साफ करने में मेहनत लगती है। वही कचरा हमारा खजाना है। दुनिया इसे हिमालयन पिंक सॉल्ट कहती है और इसके मुंह मांगे दाम देती है। पिंकी, कैमरा ऑन करो। हम दुनिया को सच दिखाएंगे। हमारी कहानी ही हमारा विज्ञापन होगी। भाभी, लाइव वीडियो शुरू करूं? सिग्नल आ गया है। हाँ राम काका, आप बस अपना काम करिए और बताइए कि नमक कैसे निकालते हैं। दुनिया को आपकी मेहनत देखनी चाहिए। अनन्या ने सिर्फ नमक नहीं बेचा, उसने एक भावना बेची। उस वीडियो में राम काका के झुर्रियों वाले हाथ, गौरी की मेहनत और गुलाबी नमक की चमक देखकर दुनिया भर के लोगों का दिल पसीज गया। लखन की नाकाबंदी धरी की धरी रह गई जब ऑनलाइन ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। कुरियर कंपनियां खुद गांव तक पहुंचने लगी। बहुरिया, तुमने हमारी आंखें खोल दी। लखन हमें सालों से लूट रहा था, हमें कोड़ियों के दाम देकर खुद करोड़ों कमा रहा था। तुमने हमें मालिक बना दिया। आज गांव के हर घर में दिवाली है। सरपंच जी, ये जीत मेरी नहीं, हम सबकी एकता की है। आज से ये कंपनी हम सबकी है। हर मुनाफा सब में बटेगा। देख बहुरिया, आज मेरे घर में भी पक्की छत डल रही है। तूने तो जादू कर दिया। लखन के गुंडे भी अब काम मांग में आ रहे हैं। कहते मैडम जी की फैक्ट्री में नौकरी चाहिए। अनन्या, तुम्हें पता है लखन का गोदाम खाली पड़ा है, कोई उसे नमक बेचने ही नहीं गया। तुमने उसे बिना लड़े ही हरा दिया। आज मुझे तुम पर बहुत फक्र है। दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अकेला कर देना। पर अभी एक हिसाब बाकी है विक्रम। हमारी पुरानी जिंदगी का एक अध्याय अभी बंद नहीं हुआ है। समय का पहिया ऐसा घूमा कि लखन अकेला पड़ गया और पूरा गांव अनन्या के साथ खड़ा हो गया। और फिर एक दिन वो घड़ी भी आई जब पुराने गुनाहों का हिसाब हुआ। किशन लाल, जो कभी राजा बनकर आया था, आज फकीर बनकर खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर हार की कालिक पुती थी। दीनानाथ भैया, मुझे माफ कर दो। शहर वाला बिजनेस डूब गया। मेरे जुए की लत ने हवेली नीलाम करवा दी। आज मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं हैं। मैं सड़क पर आ गया हूं। किशन, मैंने तुम्हें भाई माना था, पर तुमने सौदागर बनकर सोचा। आज देखो, मेरे पास वो दौलत नहीं थी, फिर भी हम राजा हैं, क्योंकि हमारे पास परिवार है। दौलत आती जाती है, पर परिवार एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं। मैं जानता हूं भैया, मैंने पाप किया है। मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दो, मैं नमक ढोने को तैयार हूं। मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो। चाचा जी, यहां मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। आपको वही मजदूरी करनी होगी जिसे आप छोटा काम कहते थे। क्या आप पसीना बहाने को तैयार हैं? अनन्या, तू क्या कहती है? जिसने हमें सड़क पर फेंका, क्या उसे पनाह देनी चाहिए? इसने हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीना था। माँ जी, इन्होंने हमारा घर छीना था, पर बदले में हमें आत्मनिर्भर बना दिया। अगर ये हमें धक्के देकर नहीं निकालते तो हम कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाते। इन्हें काम पर रख लेते हैं। शायद अपनी ही जमीन पर मजदूरी करके इन्हें अपनी गलती का एहसास हो। बदला लेने से हम भी उन्हीं जैसे हो जाएंगे। बहू, तूने आज मुझे इंसान बना दिया। मैं ताउम्र तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। मैं प्रायश्चित करूंगा। अनन्या ने किशन लाल को काम पर रख लिया, लेकिन एक मजदूर की तरह। उसने दुनिया को दिखा दिया कि असली रईसी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग में होती है। शाम ढल रही थी और डूबते सूरज की रोशनी में नमक के वो पहाड़ असली सोने की तरह चमक रहे थे, जैसे उनकी जीत का जश्न मना रहे हो। अनन्या, तुम्हें याद है शादी की वो रात जब हम यहां आए थे? मुझे लगा था सब खत्म हो गया। मैंने मौत मांगी थी। मुझे लगा था अंधेरा कभी नहीं छटेगा। और मैंने सोचा था कि ये तो बस शुरुआत है। विक्रम, हम अमीर पैसों से नहीं बने। हम अमीर बने क्योंकि हमने हार नहीं मानी। हमने खारे पानी को मीठे सपनों में बदल दिया। ये नमक अब हमारी पहचान है।
अरे ओ बहुरिया, अब बातें बंद कर। देख, पूरा गांव तेरे सम्मान में दावत दे रहा है। आज बाटी चोखा बना है, आ जाओ सब, खाना ठंडा हो रहा है। चलिए माँ जी, ये आपकी जीत है। आज हम सब मिलकर खाएंगे। आज का खाना सबसे स्वादिष्ट होगा। जीते रहो बच्चों। आज मुझे अपनी गरीबी पर नहीं, अपनी रईसी पर नाज है। मेरा परिवार साथ है, मुझे और क्या चाहिए। जिंदगी ताश के पत्तों का खेल नहीं, बल्कि शतरंज की बाजी है। अनन्या ने अपनी मॉडर्न सोच, तकनीक और गांव के देसी तजुर्बे को मिलाकर ये साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खारी क्यों ना हो, अगर हौसला हो और अपनों का साथ हो तो जिंदगी मीठी हो ही जाती है।